चलें तो मंगलाचरण करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम पररूप संधि ही पढ़ रहे हैं अभी, और अच संधि में जो छात्र जिसको लेकर के सबसे ज्यादा अचंभित हुआ करते हैं, उसको आज हमने एकदम शीर्ष मोटे अक्षरों में हेडिंग में ही दे रखा है। ये आकृति गणोयम मारतंडा। यह यदि इसमें काफी हमारे यदि पूर्व अध्येता रहे हैं, अर्थात जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का पहले अध्ययन किया है, तो उन्हें इसका पता होना चाहिए कि ये ऐसी चीज आ जाती है बीच में लघु सिद्धांत कौमुदी के जिसमें प्रायः छात्रों को व्यामोह हुआ कर जाता है, ये क्या चीज है। और कई सारे छात्र तो इस को पढ़ने के बाद कई वर्षों तक नहीं समझ पाते, ये आकृति गणोयम ऐसे ऐसी ये क्या चीज आ जाती है। तो हमने आज इसमें प्रयास किया है कि हम आपको इसे समझा पाएंगे या नहीं, कितने सफल होते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि सकंध्वादी गण आपको दिखाया था कहाँ है वो। सकंध्वादी गण में कुछ शब्द पढ़े गए हैं, वह शब्द क्या क्या हैं वो आपको बताए थे। आप यहाँ थोड़ा याद यह रखिएगा कि यहाँ पर आकृति गणोयम यह दिया हुआ है, अर्थात आकृति गणोयम अर्थात यह जो है आकृति गण है। क्या कौन सा आकृति गण है? कहा ये सकंध्वादी गण है, यह आकृति गण है, यह इसका अर्थ हुआ। और इसका अर्थ बनता क्या है? आकृति गणोयम यह अलग है, ध्यान रखना। और मारतंडः यह उदाहरण है। आकृति गणोयम उसका उदाहरण है मारतंड। तो क्या चीज है, क्या कहा जा रहा है इसके माध्यम से। और आपका यह जो सकंद्वादि सुपर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक के नीचे जो पढ़ा गया वाक्य है आकृति गणोयम के किस संदर्भ और प्रसंग में यहाँ दर्शाया जा रहा है, यह आपके लिए बताना बेहद जरूरी है। तो आइए इसका पहले अर्थ समझते हैं कि ये आकृति गणोयम का मतलब क्या है। तो देखिए यहां से आप इसे करिए अयम, ठीक है ना। तो अयम अर्थात अयम का अर्थ यहाँ पर देख ही रहे होगे, अयम सकंध्वादिषु, वो सकंध्वादी शब्द समूह। अयम का मतलब क्या है? सकंध्वादी शब्द समूह, ये अयम का है अर्थ। तो सकंध्वादी शब्द समूह जो है वो क्या है? आकृति गण। सकंध्वादी शब्द समूह कैसा है? आकृति गण। आकृति गण का मतलब क्या है कि आकृत्या, आकृत्या अर्थात आकृति से। आकृति क्या होती है? स्वरूप। आकृति को कहते हैं दूसरे शब्दों में स्वरूप। स्वरूप अर्थात कार्य दर्शनेन। गण्यते, गण्यते का मतलब होता है परिचीयते। ये इसका हमने शाब्दिक अर्थ बताया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सकंध्वादी जो शब्द समूह है उसमें कुछ शब्द पढ़े गए हैं। जैसे आपने सकंध्वादी शब्द समूह में सकंधु, करकंधु ये पढ़े थे, मनीषा पढ़ा था, कल हमने हलीशा, लांगलीशा, पतंजलि, सारंग इत्यादि शब्द उसमें पढ़े गए हैं। तो पाणिनि जी ने वो यहाँ पर वार्तिककार की वार्तिक है, तो वार्तिककार ने वार्तिक रचा सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। तो सकंध्वादी गण में कुछ शब्द उन्होंने पढ़ दिए। अच्छा, लेकिन शब्द तो अनंत है भाई, शब्दों की क्या सीमा हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया है मित्रों कि जो गण पाठ है, जो गण पाठ है, उस गण पाठ में कुछ शब्दों को तो पढ़ा, लेकिन वो शब्द तो अनंत है। तो इसलिए क्या किया गया कि गण पाठों की जो संरचना है वो दो प्रकार की है।
एक तो गणपाठ इस प्रकार का है कि जिसमें पढ़े गए टोटल शब्द गिन करके बता दिए हैं कि जी नहीं इतने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेने। सबसे पहला प्रकार है ये, ध्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूं, गणों में सबसे पहला यह प्रकार है कि यह इतने शब्द हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वहां पर संख्या निश्चित कर दी गई है गण में उस शब्दों की, इतने ही शब्द पढ़े गए हैं। एक तो इस प्रकार का आपको गणपाठ मिलेगा। दूसरा गणपाठ आपको किस प्रकार का मिलेगा कि जिसमें शब्दों, कुछ शब्द तो पढ़े और कुछ शब्द पढ़ने के बाद शब्दों की संख्या निश्चित नहीं की, बल्कि उनके उन गण पाठ, जो जो गण हैं उन गण पाठ के बाद में एक शब्द ऐड कर दिया कि आकृति गणोयम। यदि यह शब्द ऐड है किसी अन्य गण पाठ के नीचे, तो आप ये समझ लेना कि उनकी संख्या निश्चित नहीं है, बल्कि इस टाइप के और भी शब्दों का समावेश उस गण में जान लेना। यदि आपको काव्य शास्त्र इत्यादि पढ़ते हुए वहां पर वैसे शब्द मिल जाए तो उनका समावेश आप यहां जान लेना। बात आ रही होगी शायद समझ में। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे सकंद्वादी आकृति गण है, लिखा है ना आकृति गणोयम, अयम अर्थात सकंद्वादी शब्द समूह आकृति गण। आकृति गण मतलब आकृत्या गण्यते, आकृत्या गण्यते मतलब स्वरूपेण कार्य दर्शनेन परिचीयते, अर्थात जहां पर पररूप कार्य हुआ दिखाई दिया। जैसे यहां पर कुछ शब्द पढ़े, यहां पर कुछ सकंदु करकंदु इत्यादि शब्द पढ़े, लेकिन सकंदवादी गण में मारतंडा को नहीं पढ़ा, मतलब मारतंडा रह गया, इस प्रकार के और भी शब्द कुछ रह गए हैं। तो क्या कर लेना चाहिए कि मुनि ने उतने शब्द तो पढ़ दिए लेकिन उसके नीचे लिख दिया आकृति गण। तो इसका मतलब आप समझिए कि आपको पुराणों में, काव्यों में, शास्त्रों में, अर्थात शिष्ट परंपरा में, शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत में जो जो इस प्रकार के शब्द दिखाई दें कि जिनमें पररूप कार्य हुआ आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कौन सा कार्य, पररूप वाला कार्य दिखाई दे, तब आप समझ लीजिएगा, तब आपको क्या समझना है कि यह क्योंकि ये तो आकृति गण है सकंदवादी, तो पररूप हुआ कार्य किसी शब्द में दिखाई दिया तो आपको ये मान लेना है कि नहीं, इसका पाठ कहां पर रख लो, सकंदवादी गण में रख लो, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। इसका हमने भाव दिया है, भाव लिखा है नीचे कि ऊपर वाली शब्दावली का भाव क्या बनता है। तो अस्य भाव से नीचे लिखा है कि एते एव शब्दाः अत्र गणे निर्दिष्टा इत्येवं नियमो नास्ति, कि इतने ही शब्द इस गण में पढ़े गए हैं, अर्थात जहां पर आकृति लिखा हुआ है कि ये गण यदि आकृति गण है, यदि ऐसा लिख दिया तो फिर वहां पर क्या है, एते शब्दाः अत्र गणे निर्दिष्टा इति नियमो नास्ति, ऐसा फिर नियम नहीं बन पाएगा कि नहीं इतने ही शब्द हैं। तो क्या होगा, किंतु यत्र शब्दे पररूपम दृश्यते, जहां पर शब्द में पररूप दिखाई दे, किंतु तद विधायकम शास्त्रम नास्ति, तद विधायक कोई शास्त्र अर्थात कोई सूत्र दिखाई नहीं दे, तब आपको क्या समझ लेना है कि इस प्रकार के शब्द को, इस प्रकार का शब्द जैसे यहाँ मार्तंड दिया हुआ है तो सकंद्वादी गणे बोध्या, उसका पाठ आपको सकंद्वादी गण में जान लेना चाहिए। अब मित्रों हम आपको वो सब चीज दिखाना चाहते हैं कि सकंद्वादी गण है कहाँ, ये आकृति गण कैसे हैं, क्या कुछ गण आकृति गण नहीं होते, क्या उनमें पढ़े गए शब्द जितने बताए जाते हैं उतने ही होते हैं, इस सब को अब हम क्रमशः देखते हैं। हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए मंगाया है मेधा जी से, तो आप इसे देखें। अब यह देखिए श्री गोविंदाचार्य जी की पुस्तक में यह ये मतलब मैंने आपको कहा था जो गणपाठ दिया गया है, जो गणपाठ हैं वो पाणिनि मुनि प्रणीत गणपाठ हैं, और भी बाद में संकलन होता रहा है गणपाठ में, तमाम ये रहा है, बहुत बड़ी परंपरा रही है गणपाठ की, और बाद में भी होता रहा है ये सब। तो खैर चलिए, तो देखो अचसंधि में एक सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम आप सबसे पहले देख रहे होंगे। इस सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम आपने जो देखा, तो सकंद्वादी में कौन कौन शब्द पढ़े गए हैं इसमें,
तो फिर उसके लिए लिखा, आप देख रहे होगे, सकंधु, करकंधु, है ना। और क्या क्या देखा आपने, मणिकुलटा, सीमंतः है, और हलीसा। ये केस वेसे जो दिया है ना, सीमंता के आगे केस वेसे, केस वेसे मतलब केस वेश अर्थ में सीमंता बनेगा, अर्थात यहाँ पर सभी जगह पररूप है। तो इसका मुख्य उदाहरण क्या है, मुख्य उदाहरण है आपका ये सीमंता, और केस वेश अर्थ में सीमंता बनता है, ये कहने का मतलब है, ये केस वेश अर्थ निर्देश है। ऐसे ही हलीसा, मनीषा, लांगलीशा, पतंजलि, इन सभी शब्दों में भी क्या है, पररूप है। अच्छा, फिर क्या है, फिर लिखा सारंग पशु पक्षिणो हो, अर्थात पशु और पक्षी अर्थ में सारंग शब्द बनता है, पररूप कर लेना, यहाँ पर भी सार प्लस अंग पररूप कर लोगे तो सारंग है, यहाँ पररूप नहीं करते तो अकस्वर्णे दीर्घ से दीर्घ होकर के सारांग, ऐसा दीर्घ वाला रूप बनता, पर वो ऐसा नहीं बनता है क्योंकि ये सकंदवादी गण में इसका पाठ है, तो सारंग बनता है। सारंग का मतलब क्या होता है, पशु पक्षी, ये दोनों में से किसी अर्थ में हो सकता है, सारंग शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे सारंग का हिरण होता है यहाँ उसको, हाँ पशु, बिल्कुल हिरण है ना, पशु दे दिया ना, पशु पक्षी अर्थ में सारंग बन जाएगा। अन्य है? अन्य जगह यदि पशु पक्षी से भिन्न अर्थ है तब वहां सारंगा बनेगा, ठीक है, ये बस ध्यान करने का मतलब है, मतलब वहां पर ये आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। इतने ही शब्द आप देख रहे होगे मित्रों, सारंग तक जो यहाँ तक ये शब्द हैं, यही सब सकंदवादी गण में पड़े गए, ठीक है। पर क्या हुआ, यहां पर फिर एक बात लिखी, आकृति गणोयम, अर्थात यह जो सकंदवादी गण है यह आकृति गण है। आकृति का मतलब, अब इस समय जो इतने शब्द पढ़े गए हैं इतने ही मत मान लेना, इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का कार्य मतलब पररूप जैसा कार्य आपको कहीं अन्यत्र भी मिल जाए भैया, तो उसको भी क्या कर लेना, इसमें ऐड कर लेना, उस इस सकंदवादी गण में उसे क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ऐड कर देना, तो एक ऐसा शब्द बाद में मिला, मारतंडा, जिसको यहाँ पर ऐड किया गया है बाद में, इसको मारतंडा शब्द। तो क्या है, मारतंडा में कुछ एक पररूप जैसा कार्य दिखाई दिया इसमें, तो पररूप जैसा कार्य दिखाई देने से क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया इसमें। क्यों, क्योंकि ये आकृति गण है, क्या है ये, आकृति गण है, ये ध्यान रखना। हर गण आकृति गण नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जैसे आप अगला देख रहे होगे, सर्वादीनी सर्वनामानी, तो इसमें सर्वादी गण की बात की गई है, तो सर्वादी गण देखो नहीं लिखा है वहां पर, तो साफ लिखा है कि ये सभी सर्वादी है, भवतु किम, यहाँ तक लास्ट है, ये सब, इसके बाद में आकृति गण नहीं लिखा है। इसका मतलब इसमें जो जितने भी शब्द पढ़े गए हैं, जितने भी, उतने ही बस लेने हैं, उससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया कि गण परंपरा दो प्रकार की है, एक तो गणों में कुछ इस प्रकार के गण हैं जो आकृति गण है, और दूसरा इस प्रकार के गण है जो आकृति गण नहीं है। जो आकृति गण होते हैं उनके नीचे लिखा रहता है, जैसे देखो आकृति गणोयम, इस प्रकार की शब्दावली कुछ लिखी रहेगी, अथवा आकृति गण, इस प्रकार का कुछ लिखा रहेगा। और जो नहीं होगा वहां पर आकृति गण नहीं लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर देखो बिल्कुल भी आकृति गण नहीं लिखा है। तो आप इससे समझ जाओगे कि कौन सा गण आकृति गण है, कौन सा गण आकृति गण नहीं है। यदि वो आकृति गण है तो उस प्रकार का कार्य अन्यत्र भी दिखाई दे तो उसको भी वहां ऐड कर लेना चाहिए। जैसे मारतंडा में आपको पररूप जैसा कुछ कार्य दिखाई दिया तो आपने यहाँ पर मारतंडा शब्द को ऐड कर लिया। ऐसे और भी शब्द जिनमें पररूप होगा वो यथासंभव ऐड किए जा सकते हैं शास्त्रों की परंपरा के अनुसार। और ये सर्वाधिगण जो आपने देखा ये आकृतिगण नहीं है। तो यहाँ पर जितने शब्द पढ़े गए हैं सर्वाधिगण में मित्रों, 35 शब्द सर्वाधिगण में पढ़े जाते हैं, तो ये 35 शब्द ही इसमें गृहीत होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, आप इन्हें गिन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, और भी देखो कुछ गण है, जैसे कंडवादी गण है, कंडवादी भो यक पर, तो इसके कंडवादी गण में भी देखो आप देख रहे हो लिखा हुआ है कि आकृति गणोयम, कि यह कैसा है, ये भी आकृति गण है, ये शब्दावली आप देख रहे हो, ठीक है। हाँ अच्छा, फिर आगे चलिए, आगे का कृदंत प्रकरण में कुछ गण है उसे आपको दिखाते हैं। देखो नंदादि, नंदादि गण लिखा है, नंदा नंदी गरीब चादिव्यो लुण्यचा, यहाँ पर नंदादि गण में देख रहे होगे ये शब्द इतने सारे शब्द है, यहाँ पर इतनी नंदादि लिख दिया, मतलब आकृति गण नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये जितने पढ़े गए हैं उतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये नंदादि गण आपने समझा। अच्छा, इसमें नंदी के बाद आता है ग्रही शब्द, ये ग्रही, तो जिससे क्या हो गया, ग्रही के कारण अब ये देखिए
ये आगे ग्रहादि गण है, ये यहाँ से देख रहे होगे इसमें ये शब्द, तो इति ग्रहादि गण लिखा है, इसका मतलब ये भी आकृति गण नहीं है, तो जितने शब्द पढ़े गए उतने ही मानना, ठीक है। और अगला पचादी गण देख लीजिए, पचादी में क्या लिखा है, पच शब्द आगे है सबसे पहले ये, और उसके बाद लिखा है पचादी आकृति गण। हाँ जी, पचादी तो आकृति गण है इनमें, तो आकृति गण का मतलब होने से क्या होगा कि पचादी गण में जितने शब्द हैं उतने ही मत समझना, बल्कि जिनमें इस प्रकार का कार्य दिखाई दे, जो पच में बच बद और चल पत इनमें जो कार्य होता है वही कार्य यदि अन्यों में दिखाई दे तो आपको वो क्या समझ लेना है, तो आपको वो समझ लेना है कि नहीं यह पचादी गण में इसको ऐड कर लो, ठीक है ना, यहाँ पर उसे यथासंभव ऐड किया जा सकता है। तो आपने ये गणों में दो गण पाठ में दो प्रकार की परंपरा समझी, तो मैं समझता हूं कि इस गण पाठ को आपको क्लियर हो गया होगा कि गण पाठ क्या चीज होती है, और गण पाठ के दो प्रकार आपने समझे, और उस दो प्रकारों में आपने एक तो आकृति गण समझा, जिसमें क्या किया जा सकता है, शब्दों को वहां कार्य जैसा हो, उस सूत्र के अनुसार या वार्तिक के अनुसार जैसा हो कार्य, उसके अनुसार उन्हें ऐड किया जा सकता है यदि आकृति गण है। और यदि वो आकृति गण नहीं है तो आप वहां पर अन्य किसी शब्द को जो वहां पढ़े गए हैं उनके सिवा किसी अतिरिक्त को ऐड नहीं कर सकते, यही कहने का तात्पर्य है। तो अब हम आइए उसी स्लाइड पर फिर से वापस जाते हैं जहां पर हम आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि यह क्या है आकृति गण, क्या क्या है। तो चलिए अब एक बार उसे समझते हैं। तो आइए अब आपको थोड़ा सा और क्लियर मैं समझता हूं हुआ होगा ये, एक बार अपन देखो तो यार समझ में आ गए। यहाँ पर है अयम, अयम अर्थात सकंद्वादी शब्द समूह आकृति गणा इत्युक्ते आकृत्याः स्वरूपेण कार्यदर्शेण गण्यते, मतलब परिचीयते, वो आकृति गण कहलाता है। अब आप तो भाव को भी पढ़ लीजिए, एतेव शब्दाः, काम में तो ये सभी बहुत ही लंबा दी। थोड़ा सा सुमित जी म्यूट किया बीच में किया कीजिए जो यदि अनम्यूट होते हैं तो। जी जी आचार्य जी जी। अस्य भाव है, इसका भाव ये है कि एत एव शब्दम, जो आकृति गण का मतलब क्या होता है वो बताया गया है। तुम इस पे ध्यान दो, कुछ अंदर क्या होना चाहिए, लेकिन हो एक नहीं। मिनट दो। वैखरी जी का हो रहा है बार बार, कर दिया मैंने। कर दिया है, जी 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 कर दिया। चलिए म्यूट रखिए लोगों, इससे हमारे चलिए ओके जी। एतेव शब्दा अत्र गणे निर्दिष्टा इत्येवं नियमो नास्ति, किंतु यत्र शब्दे पररूपम दृश्यते तद विधायकम शास्त्रम नास्ति ससकंद्वादी गणे बोलता है। ठीक है, ये मेरी आवाज डबल क्यों आ रही है मुझे, आप एक बार म्यूट करता हूं। चलिए अब शायद आवाज क्लियर आएगी आपको। जी। तो ये आप आकृति गण को समझ गए होंगे। जैसे मित्रों ये मार्तंड नाम का शब्द वो उसमें सकंदवादी गण में नहीं पढ़ा गया था, किंतु सकंदवादी गण के आकृति गण होने के कारण इसको यहाँ पर रखा गया है। तो ठीक है। अब मार्तंडा में क्या होगा, पर रूप हुआ है, हम ये समझेंगे। तो इस शब्द की सिद्धि कैसे होती है, इस शब्द की सिद्धि भी निराली है अपने आप में। देखिएगा आप जो है उसके आपको संधि विच्छेद कैसे करना है मार्तंडा का, आप यह ध्यान रखना विशेष जरूरी है आपके लिए। आपको करना है मृत अंडा, इस प्रकार मृत अंडा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपने मृत अंडा, इस प्रकार की कंडीशन हुई ना, अचोन्त्यादि टी से इस वाले आकार की हो जाएगी क्या, टी संज्ञा, मृत में तकारोत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा हो जाने के बाद क्या होगा, ये अब सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम से वह पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप किसको होगा, पूर्व और पर के स्थान पर रूप होगा। पर में क्या है अ, तो अ जैसा ही रूप हो जाएगा। तो अ जैसा रूप किसको होगा, इन दोनों को मिला करके अ जैसा रूप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इस प्रकार का अ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मृत अंड, इस प्रकार से दोनों आ को मिला करके एक जो है अ, नहीं तो यह सवर्ण दीर्घ हो जाता यदि यह वार्तिक न होता तो।
तो क्या बन गया, मृतंडः बन गया। ठीक है, मृतंडः यहां तक बनाने के बाद अब अगली कहानी आरंभ होती है, वो इधर है। यहां तक की कहानी आप समझ सकते हैं आराम से, मृतंडः तक की। और अगली कहानी क्या है मित्रों, यह मृतंडः शब्द एक आगे प्रकरण आपको इस लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा, तद्धित प्रकरण। उस तद्धित प्रकरण में यह मृतंडः से क्या कैसे बनता है, तो उससे यह शब्द सिद्ध किया गया है। ठीक है ना। तो जैसे अब क्या करना है, मृतंडः बना लिया तो आप ये कोई सी भी 3 विग्रह कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमें 3 प्रकार की विग्रह मिली कि इन विग्रह में यह मार्तंडः शब्द बन सकता है। तो विग्रह क्या चीज होती है ये, कि इस मार्तंडः के अर्थ को कहने के लिए ये जो विग्रह की जाती है, मतलब उसके अर्थ को बताने के लिए जो वाक्य प्रयोग किया जाता है वो विग्रह होता है। तो हम मृतंडः से क्या बनाना है, हमें मार्तंडः। तो वो बनेगा कैसे, आप या तो ये वाला अर्थ करिए तो बन जाएगा मृतंडात आगतः, या फिर ये करिए मृतंडे भवः, या फिर ये करिए मृतंडस्य अपत्यम। ठीक है, ये तीनों प्रकार के विग्रह में, इसका मतलब इन विग्रहों का मतलब क्या क्या है, आगतः, जी, मृतंडः से आया हुआ, तो क्या हो जाएगा वो मार्तंडः, मार्तंडः बन जाएगा। मृतंड क्या होता है, तो कहते हैं कि जी मृत मतलब मरा हुआ, अंडः मतलब अंडा, तो उससे आया हुआ जो होगा उसे मार्तंडः कहेंगे। या फिर मृतंड में होने वाली कोई चीज है तो उसे मार्तंडः कहेंगे। किसी किसी का मत ये है कि मृतंड नाम के कोई ऋषि हुए, ये तीसरा मत है, मृतंड नाम के कोई ऋषि हुए और उन मृतंडस्य अपत्यम, उन मृतंड ऋषि का जो अपत्य है वो मार्तंडः कहलाएगा। और मित्रों मार्तंडः आप जानते ही हैं सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य का नाम है मार्तंडः। तो ये मृतंड से मार्तंड बनने में हुआ क्या, तो मित्रों मृतंड में जो ये री है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मृतंड में क्या है, री है शुरुआत में। इस री को एक सूत्र आपको वहीं पर पढ़ने को मिलेगा, ये तद्धिते स्वचामादे। इस सूत्र के द्वारा री को आर वृद्धि हो गई, आर वृद्धि हो जाएगी तो जब आप उसे मिलाएंगे, है ना, तो ये मार्तंडः बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर वृद्धि हुई और ये त है, ये र के बाद त आ जाएगा, आर वृद्धि होने के बाद ये त र के बाद आ जाएगा, तो इस ता को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे आपने एक अनचित सूत्र पढ़ा था द्वित्व वाला, ऐसी आगे एक सूत्र पढ़ोगे आप, अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र के द्वारा उस तकार को द्वित्व हो जाएगा। इसलिए आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि मृतंडा में तो आपको एक ही त दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये 2 कार्य बढ़ गए हैं। और यहाँ पर किन्हीं किताबों में एक ता वाला भी रूप है, तो वो भी घबराए नहीं, वो एक ता वाला भी ठीक है, और 2 ता वाला चौराभ्याम द्वे से द्वित्व होने के कारण, क्योंकि वो वैकल्पिक द्वित्व करता है, इसलिए वह भी रूप ठीक है। तो ये आपका क्या रूप बन जाएगा, मार्तंडः बन जाएगा। बस आपको ये वाली यहाँ तक इस कॉलम में जो चीज लिखी हुई है तो आपके सब समझ की चीज है, आपने समझी होंगी बहुत सारे लोगों ने, है ना। लेकिन जो नए अध्येता हैं उनके लिए अभी ये वाली चीज थोड़ा कठिनाई की होगी, क्योंकि ये बात आगे की है। मित्रों कुछ किताबों में, जैसे और नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे। कुछ किताबों में क्या किया गया है कि ऐसा ऐसा सीधा कर दिया है, क्या है, क्या किया है, मार्त और आगे लिख दिया है मार्त प्लस अंडा, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है, आप समझ लें, मार्त प्लस अंडा, इस प्रकार से संधि विच्छेद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद करने में छात्रों के लिए तो सुगमता हो जाती है कि उन्हें ए तद्धिते स्वचामादि इत्यादि बहुत सारे कार्य नहीं बताने पड़ते हैं, पर ये प्रक्रिया बिगड़ जाती है, प्रक्रिया ठीक नहीं है, प्रक्रिया की जो स्थिति है उसके कारण। तो इसलिए हम इस प्रकार की विग्रह को यहाँ आपको करके नहीं बताते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की संधि करके नहीं बताते हैं, बल्कि हम यहाँ पर आपको इसलिए मृत प्लस अंडा इस प्रकार का ही करके बताए। तो आप ये समझे रहिएगा इस चीज को। तो मैं ये समझता हूं कि मैंने आकृति गणों एवं मार्तंडा को आपको बता दिया है, लगभग 15 मिनट तो हो गए हैं हमें इस पर बताते बताते। यदि आपको इसके विषय में संदेह हो तो आप अपना पूर्व पक्ष हमें रख सकते हैं। सुमित जी आपका एक एक करके नाम लेंगे, और हम यदि आपके कोई पूर्व पक्ष नहीं होंगे तब हम अगली स्लाइड में अगले रूप की तरफ बढ़ेंगे। जी जी पुरुषोत्तम जी। जी पुरुषोत्तम जी।
जी नमो नमः। नमो नमः। भैया हमें जानना था ये आचार्य जी, ये तद्धितेश स्वजामादेह की यहाँ प्रवृत्ति कैसे होगी? वो ये कि यह सूत्र का अर्थ आपको पता है कि नहीं? ये थोड़ा मालूम है थोड़ा मालूम है, थोड़ा सा मतलब ये है कि तद्धितों में ये हाँ, थोड़ा सा। तद्धितों में होती है ना, तो मैंने क्या बताया था, ये तद्धित का ही तो है ये सब मैटर। जी 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 तो जी तद्धित के आदि एच को वृद्धि करता है। आदि एच जी कौन है? देखो, मरी में री, आ जी 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 तो इसको वृद्धि क्या करेगा? आर करेगा, री को वृद्धि होगी तो। जी जी समझ गया, बस इतना ही, थोड़ा सा बस डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ हाँ, आदि चलिए अच चलिए। जो है वो बस हाँ हाँ हाँ, चलिए। और किन्हीं का प्रश्न कोई? और तो सबको समझ में आ गया है ना ये? चलो, विद्वान लोग हो आप सब, ऐसे ही समझे रहना, कोई बात नहीं। यह जी आज का पाठ बड़ा किसी ही का प्रश्न नहीं। विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ है। बहुत सारी भ्रांतियां छात्रों को होती हैं। हमने प्रयास किया है कि हमने वह सभी उत्तर इसमें दिए हों और क्रम पूर्वक दिए हों। यदि किन्हीं मित्रों को ये आकृति गणोयम, ये गण क्या होता है इत्यादि इत्यादि न समझ में आए, तो वीडियो के एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। और आपके जो पूर्व पक्ष हो वह मुझे बताइएगा कि नहीं, मुझे यह समझ में नहीं आया। आप प्रश्न कर सकते हैं साक्षात, हम आपकी सहायता करेंगे, तो आप इसे समझे होंगे। जी जी मनीष निर्मल जी। गुरुदेव प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। बदत। जी गुरुजी, ये दूसरा मार्तंड अपन ने बनाया है, हाँ इसमें हाँ आपने वृद्धि लिखी हुई है ब्रैकेट में, हाँ हाँ, तो ये वृद्धि यानी इसी वृद्धि संधि की बात हो रही है क्या? वृद्धि संधि में या क्या है ये वृद्धि? बिल्कुल। ये दो प्रकार की वृद्धि होती है। जैसे एक तो आपने यहाँ वृद्धि रुचि से वृद्धि पढ़ी, ये वाली जी वृद्धि दो के स्थान पर होती है, पूर्व और पर के स्थान पर, ठीक है। जी लेकिन जो तद्धिते सुचामादे सूत्र के द्वारा जो तद्धित में वृद्धि विधान की जाती है, वो एक वर्ण को ही होती है मात्र। ऐसे री को ही होगी एक केवल, तो आर वृद्धि हो जाएगी। ये आगे आएगा तद्धित में है। फिर तद्धित में आएगा, हम कई बार आपको बता रहे हैं कि आगे के प्रकरण में आएगा। जी जी इसलिए इसका ज्यादा व्याख्यान नहीं किए, कि सूचना एक जानकारी देकर के आपको छोड़ दिया बस। ठीक है गुरु। हाँ हाँ जी हाँ, बजरंग दीजिए आगे शास्त्री। जी। प्रणाम बजरंग आचार्य जी। जी। हाँ हाँ, हर हर महादेव। आचार्य जी, ये जो है मारतंडा, इसका हाँ जो हाँ, संधि छेद करेंगे तो मृत अंडा हो गया, मैं ऋतंडा होगा। मृत अंडा जो आपको यही तो करके बताया गया है। नहीं, मृतंडा का तो आपने बता दिया, जो सेकंड जो बताया है, जो वृद्धि संधि मारतंडे का मारतंड है। नहीं नहीं, वो सेकंड मत समझना, उसी का अच्छा सेकंड पार्ट समझना कि मृतंडा से मारतंड कैसे बना। अच्छा, हमने ये वो जो नहीं बताया तद्धित। कि मृतंड का ये होगा, मारतंड का ये होगा। मृतंडा ओके। जब बन गया, मृतंडा शब्द से मारतंड शब्द की सिद्धि कैसे होगी, इसलिए वो अगला कॉलम दिया हुआ था, क्योंकि वो तद्धित का पूरा कार्य है, इसलिए बनाइए, इससे ही है ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मृतंडे का ही मारतंडा हुआ है आगे। मारतंडा बना कैसे बना, तो वो 3 विग्रह लिखी हुई है उसमें दूसरे कॉलम में, जी जी और जी। एक सूत्र लिखा हुआ है तद्धिते सुचामादे से वृद्धि होकर के ये बन गया है। ओके ओके, ठीक है क्या आचार्य ना, जी, उसे प्रणाम। अलग नहीं समझिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। हरिओम। आकाश चौबे जी। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ महादेव, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी आकाश चौबे। आकाश चौबे। हाँ आकाश जी, बोलिए। गुरुजी मेरा प्रश्न था शकंदू के विषय में। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी जैसे इसको अपन को, ये मेरे को समझ आ गया, यहाँ पर रूप हुआ है, लेकिन पहले अका सवर्ण दीर्घा भी प्राप्त हो रहा था। तो हाँ हाँ गुरुजी जैसे प्राप्त हो रहा था, तो वो तो एक उत्सर्ग हो गया अका सवर्ण दीर्घा, और ये उसका अपवाद हो गया। तो गुरुजी अका सवर्ण दीर्घा को पहले क्यों नहीं रखा, मतलब कहाँ पर क्रम में? रखा? लघु सिद्धांत कौमुदी में जी गुरुजी। हमने तो रख दिया है ना, ग्रंथकार ने, हमने तो देखो तुम्हें पूर्व में ही पढ़ा दिया है, अका सवर्ण दीर्घ वहीं पढ़ा दिया था वृद्धि संधि के जस्ट बाद, जी है ना। पर ग्रंथकार का एक तरीका होता है, वो अपने तरीके से ग्रंथ को लिखते हैं, पर हमें पता, क्योंकि आवश्यकता थी पहले ही, तो हमने उसे पूर्व में पढ़ दिया। जी गुरु। हाँ हाँ, तो आप उसे पूर्व में समझे रहे, ठीक है। जी जी प्रणाम। ओके ओके, हर हर महादेव। जी वैष्णवी। हाँ वैष्णवी। वैष्णवी जी। जी नमो नमः। नमो नमो। सबसे पहले तो वैष्णवी जी ये बताइए, आप कहाँ थी इतने दिनों से? जी सर घर में कुछ पूजा चल रहा था, इसी वजह से नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। हाँ, बोल नहीं पा, चलिए अच्छा है। नहीं मैं फिर भी चेक करता रहता हूँ कि कौन है, कौन बोल पा रहे हैं, कौन नहीं। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन सुने जो है। हाँ हाँ जी, बताइए अपना प्रश्न।
सर ये आकृति गणोयम एक बार और बता दीजिए ना। एक बार और बता दें, इसके लिए तो आप रिवर्स सोच सकते हैं। आकृति गणोयम का मतलब नहीं, शॉर्ट में बता। अच्छा, शॉर्ट में बता दें, चलो आपके लिए एक शॉर्ट और प्रस्तुत करते हैं कि आकृति गणोयम का मतलब है जो गण है लघु सिद्धांत कौमुदी में जो गण हैं वो गण दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार यह है कि वो आकृति गण होते हैं और दूसरा प्रकार यह है कि वो आकृति गण नहीं होते, मतलब अनाकृति गण है। वो जो आकृति गण होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती है कि आकृति गण में जो माना कि यह एक सकंदवादी गण आकृति गण है, तो आकृति गण में जितने शब्द वहां पर पढ़े, अपनी किताब उठा के देखिएगा, उतने मत मानना, बल्कि और भी इस प्रकार के शब्द जिसमें सकंदवादी वाला कार्य होता हुआ आपको दिखाई दे। सकंदवादी वाला कार्य क्या है? पररूप कार्य। तो उसको भी क्या कर लेना, उस प्रकार के शब्द को भी ऐड कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्तंडा शब्द को ऐड किया गया इसमें, इस गण में बाद में। क्यों? क्योंकि इसमें पररूप कार्य दिखाई दिया, उसे ऐड कर लिया। इसी प्रकार से और भी शब्द पररूप के लिए इसमें ऐड किए जा सकते हैं यथासंभव। यह है आकृति गण का मतलब। ठीक है जी? ठीक है। हाँ, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया प्रश्न पूछा और एक छोटा सा उत्तर आपको मिला होगा। श्याम सुंदर जी। हाँ, श्याम सुंदर जी। बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। महादेव महादेव। ये जो शकंदवादी जो गण है, इनमें शकंधु, करकंधु और मनीषा, यह गणपाठ इसमें पढ़े हैं, मतलब जो शब्द बने हैं इसमें। ये जो शकंदवादी गण है ये आकृति गण है। आकृति गण है, बिल्कुल। हाँ, तो इसी में मतलब जो आकृति गण है तो माने और रूप भी इसमें होंगे। हाँ, और रूप भी है ना, वही हमने दिखाए थे और भी सारे। तो यदि इसमें अगर मतलब इतने तो हैं ही, इसके अलावा और भी एक ऐड है, जैसे मार्तंड ऐड कर दिया। हाँ, तो उसी में एक मार्तंडा है इसमें है। यदि यह सकंदवादिषु गण यदि नहीं कहते तो शायद मार्तांडा बन जाता ना। मार्तांडा, बिल्कुल, यहाँ पर वृद्धि हो जाती। इसको आकृति गण मानने से ये हो गया कि जो आकृति गण मानने से ही ये जो था उसे बाद में इसमें ऐड कर लिया गया कि हाँ ये इसमें ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें पररूप होता दिखाई दिया। इसलिए यदि यहाँ आकृति गण नहीं कहते और सकंदवादी गण ही केवल कह देते तो यहाँ केवल मार्तांडा बन जाता। तो जितने शब्द पढ़े गए उतने ही गिने जाते। मैंने बताया ना, सारंग तक गिने जाते बस। जी जी सारंग के बाद कुछ नहीं। जब आकृति गण नहीं लिखाई वहां पर लिखा, तब तो ये समझ लेना कि इतने शब्द पढ़े हैं, इतने ही है, इससे ज्यादा गृहित कर नहीं सकते। हमने सर्वाधिक गण को बताया, सर्वाधिक 35, तो 35 उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जी जी, माने आकृति गण माने इनके जैसे और भी गण हैं। आकृति गण का मतलब है, देखो यह देखो एक बार और समझिए जी, कि यदि किसी गण के नीचे आकृति गण लिखा है तो इसका मतलब यह समझिए कि उसमें पढ़े गए शब्द उतने ही नहीं है, बल्कि उस प्रकार का कार्य, जैसे यहाँ तो पररूप कार्य है, अलग अलग सूत्रों के द्वारा अलग अलग कार्यों का विधान होगा जी। तो वहां जिनमें पररूप कार्य दिखाई दे तो यहाँ पर वो नहीं पढ़ा गया है, भले ही फिर भी उसे समझ लो कि नहीं वो इसी का भाई है, भटक गया है कहीं। जी 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 जी, ठीक है ना? जी 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 जी, समझ गया जी। धन्यवाद, इतना ही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर्ष मिश्रा जी। हर्ष मिश्र जी। जी गुरुजी क्षमा चाहूंगा, वो मैं लोअर हैंड करना भूल गया। वो वैष्णवी जी और श्याम सुंदर जी से ही मेरा भी डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हो जाता है प्राय कि हम जो प्रश्न पूछते होते हैं, हम पूर्व वाले लोग उस प्रश्न को पूछ लेते हैं, तो ये हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। अमर कुमार जी। महोदय नमो नमः। जी नमो नमः। महोदय मेरा प्रश्न ये है कि जो पररूप है उसको तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ क्या बात कर रहेगी कि मतलब कि और कोई संधि आएगी उसमें? संधि विच्छेद करेंगे जो हो जाए दीर्घ वहां नहीं होगा ना, वो तो ह्रस्व वाला पाठ होगा, ह्रस्व वाला। जैसे आपने संधि विच्छेद किया, सकंधु, संधि विच्छेद क्या किया, सका अंधु, ऐसा किया नहीं, सक और अंधु इस प्रकार के शब्दों का ही होगा। जी महोदय, जब सक धन अंधु जब किए तो क में भी अ है और प में भी अ है। तो मेरा महोदय कहने का मतलब ये है कि अ जब कहीं भी रहेगा तभी तो घटित हुआ क्या ये?
जहां रहेगा ना वहां पर वृद्धि को बाध करके ये पररूप है, वो सॉरी उसको सवर्ण दीर्घ को बाध करके ये पररूप है। तो मतलब जहाँ दीर्घ नहीं होगा तो वहां पर नहीं होगा तब। हाँ, जैसे देखो सकंदवादी गण में पढ़े गए शब्द निश्चित हैं, ये वाले शब्द और कुछ आकृति गण को मिला लो, कुछ आकृति को मिला लो, तो इनमें क्या होगा, इनमें पररूप ही करना है। अच्छा, अकसवर्णे दीर्घ क्या है? अकसवर्णे दीर्घ तो बहुत जगह कार्य कर सकता है, पररूप जहां पर है वहां तो लग ही रहा है, उससे अन्यत्र भी लग जा रहा है वो तो। जैसे दैत्यारी आपने बनाया, दैत्यारी में कभी भी ये नहीं लग सकता था सकंदवादी सुपररूपम वाच्यम, क्योंकि सकंदवादी गण में दैत्यारी शब्द है ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि वह एक सामान्य नियम हुआ इस सकंदवादी गण की अपेक्षा, अतः सकंदवादी विशेष नियम के द्वारा उसका बाद हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो चले आगे। वैखरी जी। हाँ, वैखरी जी। आचार्य नमो नमः। नमो नमः। ये जो अभी आपने बताया कि शकंदवादी गण ये आकृति गण है, और दूसरा जो है वो जो आकृति गण नहीं है, तो इसमें ये कैसे समझे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये मतलब आप थोड़ा सा अगर एक आधा उदाहरण देके ये समझा पाए कि आकृति गण के ये है और जो आकृति गण नहीं है उसके उदाहरण तो ये मैंने है। आपको बताया था वहीं उसको दिखाते वक्त, जब आपको वो गणों की फोटो दिखाई थी, तो कि जो आकृति गण होगा उसके नीचे लिखा रहता है इति आकृति गण, जैसे उसके नीचे लिखा था आकृति गणोयम। जो आकृति ऐसा गण नहीं लिखा होता, ही रहता है क्या? ऐसा नहीं होता कि उसके नीचे नहीं लिखा है? नहीं लिखा रहता है, आपको वहां मिल जाएगा लिखा हुआ, आजकल ये सुगमता है। अच्छा, तो उससे आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से कि हाँ यह आकृति गण है। अच्छा, ठीक है ना? वो लिखा रहता है आजकल तो रहेगा मेंशन, तो ठीक है कैसे ना? समझे? आजकल तो ये लिख दिया गया है, तो आप समझ लेना जिसके नीचे लिखा हुआ अच्छा ये आकृति गण है, बस आपको पता होना चाहिए हाँ ये आकृति गण है। बस वो पता कैसे होगा? वहां पर लेखनी से, वहां पर लिखा हुआ है सब, मैंने आपको दिखाया भी था उस फोटो में। नहीं, पुस्तक में लिखा है, लेकिन अगर कोई उसके अतिरिक्त आता है तो वो गण आकृति गण है या नहीं है? शकंदवादी गण तो ठीक है, जो गण अभी आपने पुस्तक में दिखाए हम लोगों को, तो वो तो सब फिर याद करने पड़ेंगे क्या? उसको कैसे समझ ले? आपको इसलिए गण पाठ भी याद करना होता है, पर अब गण पाठ आपके लिए चूंकि याद करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो शब्द शब्द लिखे हैं जी, उस शब्दों को याद करना कठिन होता है पद्य की अपेक्षा जी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई 11वीं या 12वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए, क्या नाम था उनका, जैन संप्रदाय के थे वो जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा गणरत्न महोदधि करके। जी, क्या क्या ग्रंथ का नाम था? गणरत्न गणरत्न महोदधि। महोदधि। उस गणरत्न महोदधि में क्या है कि वो सबसे पहली बात वो पोएम में लिख दिया इस सब चीज को, श्लोकबद्ध, जी, इस सबको श्लोकबद्ध कर दिया है। तो हम उस श्लोक को तो आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो वो कहा उसका क्या सूरी करके कुछ नाम था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो वहां से याद करने में बहुत आसानी होगी उनके अनुसार। ठीक है, और ये भी अब पुस्तकों में एकदम सिद्ध कर दिया गया है कि ये आकृति गण है या आकृति गण नहीं है, ये तरीका आपको पता चल जाएगा। जहाँ विवाद है तो वो भी पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है। जी, जी, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे की छोटी सी एक स्लाइड और देखेंगे। जी आचार्य। आइए, अब हम आपके जो चिर प्रतीक्षित बहुत दिनों से आप जो प्रश्न करते आ रहे थे वो सब अब चीजें आ रही हैं यहाँ पर। तो ये है, अब अगला सूत्र है आपका उमांगो से भी पररूप संधि ही है, आपकी पररूप संधि चल रही है लगातार यही पररूपम से ही, और उसमें एक सकंदवादी गण में आपने सकंदवादी पररूपम वाच्य पढ़ ही लिया था, वही उमांगोष्य पढ़ोगे। उमांगोष्य में क्या है? सूत्र का अर्थ क्या है? ओमी आंगी चात परे, चात परे च अत, चात में क्या कर दिया? सवर्ण दीर्घ कर दिया, च अत मतलब अत अर्थात अवर्णात, अत का अर्थ यहाँ पर अवर्णात है। ठीक है ना, अपरकरण नहीं है ज्यादा। तो अवर्णात परे पररूप में एकादेश,
तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस अवर्णात को चात को पहले लगाओ यहाँ, तो अर्थ बन जाएगा अवर्णात ओमी आंगी परे पर रूप में एकादेश अस्या, या आंग परे हो तो पर रूप हो जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये है अवर्ण, अवर्ण से क्या परे होना चाहिए, इनमें से कोई ओम परे हो या आंग परे हो। ध्यान रखना, ओम में तो पूरा ऐसा आपको दिखाई देगा, आंग में केवल आपको आ दिखाई देगा मात्र, बस, ठीक है ना, वहां न जो है चला जाता है, ये बस ध्यान रखना है यहाँ पर। तो चलिए एक इनका उदाहरण देख लेते हैं। शिवाय ओम नमः, ठीक है, जो ओम नमः शिवाय पढ़ते हो ना, उसको थोड़ा इस तरीके से कर लो, शिवाय को पहले ले लो और ओम नमः को इधर रख लो। संस्कृत में कैसे भी किया जा सकता है सुविधा के अनुसार। तो यदि कोई ऐसा प्रयोग करता है शिवाय ओम नमः, तो शिवाय में अवर्ण आप देख ही रहे हो, अवर्ण से यहाँ पर क्या परे है, ओम परे है, तो क्या हो जाएगा, अवर्ण से ओम परे हो या अंग परे हो, दो कंडीशन में सूत्र लगता है, बस ध्यान रखना। हर सूत्र की कंडीशन अलग है, एक दूसरे की शर्त में नहीं घुसता है, वो अलग अलग जगह लगते हैं। तो अवर्ण से यहाँ पर क्या परे है, आपका ओम परे है, देखो अवर्ण से ओम परे है, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप में एकादेश हो जाएगा, तो पर जैसा रूप हो जाएगा। तो पर में क्या है भैया, ओम है पर में, तो पर जैसा ही रूप बन जाएगा दोनों का मिलकर के। तो अ और ओ ओम दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये ओम ही बन गए। तो ये ओम ही बन गए, तो जब आपने इसे मिलाया तब ये क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा ये ओम, ऐसा शिवायोम नमः, इस प्रकार का बन जाएगा। ओके, तो आपको, अच्छा हमने यहाँ दो लिखे हैं, अर्थात एक तो जहां पर ये ओम में आपको ये बिंदी दिखाई दे रही होगी, ये ओम बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इस अनुस्वार को जब परसवर्ण नहीं हुआ, अर्थात अनुस्वार ही रहा, तब तो पहला रूप बनेगा शिवाय ओम नमः। और जब इस अनुस्वार को, जो बिंदी दिखाई दे रही है, इसको परसवर्ण हो गया, ये परसवर्ण वाली संधि मित्रों आप हल संधि में पढ़ोगे कि अनुस्वार के साथ क्या क्या हो जाता है, अनुस्वार किस किस चीजों में बदल जाता है। तो शिवायोम नमः में जो अनुस्वार था वो न में बदल गया, इसलिए आप शिवायोम नमः में डबल नकार देख रहे होगे, शिवायोम नमः। तो ये दोनों प्रकार के पाठ आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलते हैं। यदि दोनों प्रकार के पाठ हैं तो दोनों प्रकार के पाठ शुद्ध पाठ हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं, किसी किताब में ऐसा पाठ होगा तो वहां पर तो अनुस्वार कर लिया है, उसको परसवर्ण नहीं किया गया है, और जब ऐसा है तो यहाँ पर अनुस्वार को परसवर्ण कर लिया गया, बस इतना ही भेद है। तो चलो ये ये पर रूप संधि आप समझ गए होंगे। इसके बाद मित्रों ओम का उदाहरण, जी आपका प्रश्न अभी लेते हैं। ओम का उदाहरण तो आपने पढ़ा, ये है, और आंग का उदाहरण हमने यहाँ पर आपकी किताब में नहीं लिखा, वो वाला दिया है। किताब में तो कुछ दूसरा लिखा है, शिव ही वगैरह, शिव ही, उसकी कहानी, उसकी घटना तो आपको कल बताएंगे हम, उसकी क्या घटना है। बाकी आंग परे का उदाहरण है आलय। आलय का जो आ है मित्रों, ये आ जो है किसका है, आंग का आ है, आप ये समझ लें, आंग का आ है ये। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर ये सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, सवर्ण दीर्घ को बात करके यहाँ पर क्या हो गया, पर रूप, पर जैसा रूप हो गया। तो पर में क्या है, आ, पर में आ है, तो यहाँ पर भी बन जाएगा आ, दोनों का मिलकर के क्या बन जाएगा, मतलब इस वाले आ जैसा रूप हो जाएगा, पर वाले आ जैसा रूप, तो क्या बन गया, आ लय बन गया। तो मित्रों आप यहाँ सवर्ण दीर्घ करोगे, रूप तो वही बनेगा, और चाहे पर रूप करोगे तो बाद में पर जैसा रूप आ है तो वो भी पर रूप एकादेश होकर के आ बनेगा, बनेगा विद्यालय ही। पर न्याय क्या है, न्यायतः करना क्या चाहिए, यहाँ पर ये विचार है। तो न्यायता आप यहाँ देखेंगे, बाध्य बाधक भाव देखोगे सूत्रों का, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर उमांग गोष्ठा का सवर्ण दीर्घ को बाध लेता है आंग के विषय में। तो चाहे आपका विद्यालय हो, देवालय, कुछ भी हो, ये सभी प्रकार के आलय जो है, इस पररूप संधि यहाँ आंग के उदाहरण होंगे और जगह के उदाहरण नहीं होंगे। इसलिए हमने विद्यालय को यहाँ देना उचित समझा, इसलिए कि एक नई परंपरा का विकास हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक बहुत गलत प्रणाली चली आ रही है, बड़ी बड़ी किताबों में हमने इसे दीर्घ संधि का उदाहरण देख रखा है, जो कि नितांत भ्रमपूर्ण है। वो लोग आलय शब्द की सिद्धि नहीं देख रहे हैं। मित्रों आलय शब्द की सिद्धि में यदि आपको संशय हो तो एक बार शब्द कल्पद्रुम वाचस्पत्यम या अमरकोश जैसे कोशों को उठा करके देखिए, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि आंग पूर्वक लय धातु से आलय शब्द बनेगा, ठीक है ना। आंग पूर्वक लिंग धातु है शायद, तो उससे आलय शब्द बनेगा।
तो जब वो आंग है तो आंग के परे रहे तो उमांग गोष्ठ से ही लगेगा, क्योंकि इसमें तो सूत्र में आंग का ग्रहण किया गया है, अन्य कार्य नहीं होंगे, तो वो सवर्ण दीर्घ को बाध लेगा। इसलिए विद्यालय में आप ये नई परंपरा को अब विकसित कीजिएगा कि क्या है, तो हमारे इस के माध्यम से आप सही चीज को आगे बढ़ाएंगे, हमें पूरी आशा है। और यदि आपके आचार्य जी, आंग का मतलब दीर्घ आ मैंने बताया आंग का आ बचता है, पर ये विवेक होना चाहिए कि वो आंग का ही आ है। जी, ठीक है ना? हाँ, वो विवेक कैसे होगा, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ऐसा शब्द कोशों में है, आलय शब्द की सिद्धि आंग पूर्वक की गई है। जी जी। तो ऐसा वैसा आ नहीं, यदि वो आंग का आ है, यहाँ पर ऐसा वैसा आ होता तब तो आप आराम से कहिएगा सवर्ण दीर्घ संधि कौन रोक रहा है। सवर्ण दीर्घ जी। पर यहाँ आंग का है, इसलिए यहाँ पर यही करना है। जी जी, प्रश्न कर सकते हैं आप, बिल्कुल बताइए बताइए। जी, मानसी दीक्षित। हाँ हाँ हाँ, प्रश्न का उत्तर तो मिल गया आचार्य जी, नमो नमः। वो विद्यालय अक्सर सवर्ण दीर्घ संधि में दिखाते हैं सब जगह पे, बहुत जगह ये ऐसा मेरा है। प्रश्न था। हाँ हाँ, बहुत जगह है ऐसा। हम प्रयास करते हैं कि कौमुदी के पाठों को ठीक करते हैं, जैसे शिवाय ओम नमः वगैरह भी कहीं कहीं दो रूप नहीं है, कहीं पर कोई डबल नकार वाला रूप है, कोई अनुस्वार वाला रूप है, तो हमने वो दोनों रखे। तो मतलब परीक्षा में भी पूछा जाता है तब उसको सवर्ण दीर्घ लिखा जाता है तो उसको सही दिया जाता है, सवर्ण दीर्घ में ही पढ़ाया जाता है। हाँ, बिल्कुल वही ऐसा मेरा प्रश्न था, तो उत्तर उसका मिल गया मुझे। हाँ, नहीं अच्छा है ये सब चीज। आज हमने कहा था ना कि अंकित उपाध्याय जी थे, कल पूछ रहे थे कि आप बताइए, तो हमने कहा जी इंतजार करिए, आपको बताया जाएगा। तो आज हमने बता दिया। अंकित उपाध्याय जी शायद आज होंगे। अभी भी उनका कुछ प्रश्न है अंकित जी का। हाँ, प्रणाम भाई साहब। जी आप पूछ लीजिए। नहीं, अब पता चल गया तो इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। हाँ, ठीक। अब इसको देखो, आपको जिम्मेवारी है इस भ्रम की स्थिति को सही करने के लिए, ठीक है ना, कि किसको क्या में मानना है। जी सर। ओके। जी। फिर आज का पाठ यहीं किया जाए है। जी अच्छा। चलिए तो सुमित जी चलो करते हैं फिर, है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। सादर प्रणाम आचार्य जी। जी नमो नमः आचार्य जी। प्रणाम। शुभ रात्रि।